नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति की। पहले चरण का चुनाव आज समाप्त हो चुका है और ऐसी स्थिति में अब कोई इस तरीके की कोई घटना हो कल के दिन में जो नजर नहीं आ रही है, तो अब चुनाव प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें बिहार में जीतते हुए नजर आ रही है या जीतने जा रही है, क्योंकि आखिरी परिणाम वो तो 14 नवंबर को ही तय होगा। लेकिन एक आकलन की स्थिति में जो है वो हम जरूर आ चुके हैं, जिससे हमें एक आइडिया लगेगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिहार में क्या है। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लगभग 25 या हम कहें कि 27% के आसपास उसका स्ट्राइक रेट था। उसके बाद में आप देखोगे इस लोकसभा चुनाव में क्या बदला। तो इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 3 सीटें ज्यादा हो गई, जिसमें एक पप्पू यादव भी शामिल है। तो पहले 2019 में एक थी, तब इसका स्ट्राइक रेट 27 था। अब 2024 में यह कामयाब हुई कांग्रेस पार्टी 4 सीटें करने में। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाएगी। अब बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जरूरत थी आरजेडी को कमजोर करने की, और यही एक वजह थी कि अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया गया और उनकी जगह एक नई टीम बनाई गई राहुल गांधी के नेतृत्व में, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और शकील अहमद के रूप में। अब ये जो नई टीम थी वो लगातार जो है वो आरजेडी से मीटिंग करने की आप बात कर लीजिए, चाहे इसके अलावा अगर हम बात करें कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करने में असफल नजर आ रही थी। और यही एक वजह रही, बड़ी वजह थी कि सीट शेयरिंग पर कोई बात ही नहीं बनी। तो अंततः हुई स्थिति क्या, सीट शेयरिंग पे, क्योंकि अगर आप मेरे 2 महीने पहले पुराने अगर वीडियो देखोगे इससे जुड़े हुए, तब भी हमने कहा था कि वोट चोरी जो है वो बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा होगा इस महागठबंधन के लिए सीट शेयरिंग पर फाइनल करने का। तो सीट शेयरिंग हुई ही नहीं, और पहले चरण के जो चुनाव होने थे उनके नामांकन की तिथि भी जा चुकी थी। फाइनली अशोक गहलोत, क्योंकि सोनिया गांधी गुट की एंट्री होती है राहुल गांधी गुट के बजाय, और उस एंट्री का कारण होता है जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम का स्वागत किया गया पटना एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो घटना किसी से छुपी हुई नहीं है। अशोक गहलोत उसने किसी समस्या का निपटारा करने के बजाय, क्योंकि अशोक गहलोत का भी इतिहास ऐसे ही है, कांग्रेस पार्टी को डुबाने में राजस्थान में बड़ा उनका एक रोल है, लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद यादव की सभी शर्तें स्वीकार कर ली, इसलिए महागठबंधन की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाई। उसके बाद से चुनाव प्रचार शुरू हुआ, और चुनाव प्रचार के बाद में अब जो स्थिति निकल कर आती है, क्योंकि इसमें आपने देखा कि राहुल गांधी लगभग 59 दिन के आसपास बिहार से दूर रहे, जो कि एक, अगर आप देखो कि पूरी कांग्रेस पार्टी जिस राहुल गांधी के ऊपर निर्भर करती है, वो नेता इस चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। तो दूसरे नेताओं की तो हम जो है वो बात कर ही नहीं पा रहे इसमें, और मुझे लगता है कि करनी भी नहीं चाहिए। तो फाइनली कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती है 61 सीटें, जो कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नहीं निकल कर आई, कांग्रेस पार्टी ने नामांकन करवा दिए। अब इसमें से 9 सीटें ऐसी है जिसके ऊपर अपने ही गठबंधन की दूसरी पार्टियां, चाहे वो आरजेडी हो या सीपीआई हो, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा वो पहले ही निकल चुकी है इस गठबंधन से बाहर। अब उसका क्या असर होगा वो 14 नवंबर के बाद दिखाई देगा। अब 14 नवंबर के बाद दिखाई क्या देगा, आप तय करके मानिए, क्योंकि अगर गठबंधन जो है वो बुरी तरह से हारता है तो फिर बिहार में नहीं, झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी के लिए नई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो 9 सीटों की अगर हम बात करें तो पहली सीट है कड़वा सीट, जो कटिहार क्षेत्र में आती है, और इस पर कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला है आरजेडी के साथ। उसके बाद में हम बात करते हैं बिहार शरीफ, जो कि नालंदा की सीट है, वो खाते में है
सीपीआई के पास। तो सीपीआई और कांग्रेस पार्टी इन दोनों सीटों पर आमने सामने नजर आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कहलगांव सीट, जो कि भागलपुर जो क्षेत्र है उसमें आती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का मुकाबला है आरजेडी से। मोहानिया रोहतास की सीट है, यहां पर भी आरजेडी है। इसके अलावा बछवाड़ा जो बेगूसराय की सीट है, वहां पर सीपीआई जो है उसका बोलबाला भी है, उसकी पकड़ भी है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी का मुकाबला है सीपीआई से। एनडीए गठबंधन की अभी इसमें जो है वो अभी बात ही नहीं कर रहे। उसके बाद में जोराबोरा जो दरभंगा की सीट है, यहां पर आरजेडी से सीधा मुकाबला है। और दरभंगा की ही दूसरी सीट कुशेश्वर, उस पर भी कांग्रेस पार्टी का मुकाबला सीधे तौर पर आरजेडी से है। वारसलीगंज ये नवादा की सीट है, और एक बाबूबराई जो आपकी मधुबनी की सीट है। तो ये ऐसे कुल मिलाकर इन दोनों सीटों पर आरजेडी से मुकाबला है। तो ऐसे कुल मिलाकर 9 सीटें हैं बिहार की, जिसपे कांग्रेस पार्टी का मुकाबला या तो आरजेडी से है या सीपीआई से है। तो ऐसी स्थिति में इन 9 को जो है वो हम नील बट्टा सन्नाटा कर देते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। तो सीटें बचती है कांग्रेस पार्टी के लिए 61 - 9, 52 सीट्स। अब हम 52 सीटों का गणित जो है वो लगाते हैं। इन 52 सीटों में क्योंकि कांग्रेस पार्टी सीटों के तालमेल और समन्वय की कमी होने की वजह से और अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के चक्कर में प्रभावशाली जो सीटें थी इस महागठबंधन की, वो भी अपने हाथ से खो चुकी। क्योंकि आरजेडी कांग्रेस पार्टी को वो सीटें देने में कतई जो है वो तैयार नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि कांग्रेस आरजेडी ने पहले ही जो है वो कांग्रेस पार्टी के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठा दिए थे कि अगर कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में सही प्रदर्शन करती तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होता। तो अब 52 में से 23 सीटों अगर हम बात करें तो बची हुई 52 में से 23 सीटों के ऊपर महागठबंधन एक बार भी जीत हासिल नहीं की है। और उस पे आप जेडीयू और एनडीए की जो पार्टियां हैं, क्योंकि पिछली बार जो पासवान की पार्टी है एलजेपी, चिराग पासवान जिसके अभी जो है वो वारिस है, उत्तराधिकारी है, वो जेडीयू के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन अब की बार जो है वो एनडीए के साथ में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 23 सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी का कुछ भी नजर नहीं आता है। अब बचती है 38 सीटें। अगर हम 38 नहीं बचती, अगर हम 23 निकाल देते हैं तो लगभग जो है वो 28-30 के आसपास जो है वो सीटें बचती है। और उन सीटों का गणित अगर हम देखते हैं तो वहां पर महागठबंधन की कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, वो या तो कभी जीती नहीं या फिर वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जीती है, जबकि अब तक जो है वो विधानसभा के 7 चुनाव वहां पर महागठबंधन देख चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो सही आकलन पे अगर हम आए तो कितनी सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, आप खुद सोचकर देखिए। और उस स्थिति में, जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी के पास में अगर हम बात करें तो नेतृत्व की कमी हो, और दूसरा बिहार चुनाव में एजेंडे की कमी हो। अब ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेतृत्व की कमी, पूरी कांग्रेस पार्टी वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी के प्रभाव में, या हम कहें कि राहुल गांधी के साथ काम कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी 2 महीने जो है वो पीठ दिखाकर भाग गए और उसके बाद में किसी भी बड़े नेता को इस नेतृत्व की जिम्मेवारी नहीं दी गई, या हम कहें कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बहुत कमजोर रहा। और यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप पिछले 15 दिन से 20 दिन में आप जो है वो इतिहास उठाकर देखिए, इस नामांकन प्रक्रिया के बाद का कहां है कांग्रेस पार्टी के कन्हैया कुमार जो एक बार प्लाइन यात्रा कर चुके हैं? कहां है पप्पू यादव जो लास्ट बार जो है वो एक खबर आई थी पटना एयरपोर्ट के ऊपर, जब कृष्ण अल्लावरू और राजेश राम के साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थकों की भिड़ंत हो गई थी, टिकट बेचने के आरोप लगे थे। उस दिन के बाद में पप्पू यादव कहां है? और फिर उसके बाद में आता है कि लोकल लीडरशिप वो कांग्रेस पार्टी की कहां है? तो नेतृत्व दिखाई नहीं देता। और फिर उसके बाद में है एजेंडे की कमी। तो एजेंडे का मतलब हम यहां पर ले सकते हैं मुद्दों का अभाव। कांग्रेस पार्टी मुद्दों से भटकती हुई, जहां प्लाइन रोको यात्रा का मुद्दा उठा कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, वो एक मुद्दा था। इसके अलावा ना बेरोजगारी, ना शिक्षा, ना प्लाइन, ना जो है वो इंडस्ट्री की हम बात करें, ना किसी और दूसरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक चर्चा नहीं की।
राहुल गांधी जबरदस्ती जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपने मुद्दे जो है वो थोपते हुए नजर आए, और उसका सीधा प्रभाव जो है वो आप कांग्रेस पार्टी पर ही नहीं, आरजेडी भी जो है वो उससे असहज नजर आ रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो बिहार की आ रही है। और रही सही कसर जो थी वो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी करके पूरी कर दी। इसलिए हम हमेशा जो है वो इस बात का जिक्र करते हैं कि कांग्रेस पार्टी उसमें ऐसे जो है वो लोग बैठे हैं जो अपनी ही पार्टी को हराने का काम करते हैं, जिसमें राहुल गांधी भी एक है। और राहुल गांधी वो भी एक जो है वो नेतृत्व विहीन व्यक्ति है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए ना दशा है ना दिशा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में पहुंच चुकी है और इसका असर महागठबंधन की दूसरी पार्टियों पर भी दिखाई दे रहा है, ये साफ तौर से ग्राउंड लेवल पे। और फिर उसके बाद में राहुल गांधी जिस जुबान के लिए जाने जाते हैं, जिसमें आप देखोगे कि बिहार की जो आस्था का जो पर्व है, छठी मैया का जो पर्व था, उसके ऊपर जिस तरीके से नौटंकी और ड्रामे की जो टिप्पणी की, वो अपने आप में जो है वो बिहार चुनाव की डायरेक्शन जो बची कुची थी उसको भी बदलने में कामयाब हुई है। या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल एनडीए को उसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और फिर ऐसे में अगर हम बात करें तो समय समय पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के द्वारा जिस तरीके से बातें की जाती है, तो अब जो है वो कूद पड़े हैं शशि थरूर। शशि थरूर ने जो बातें बोली वो आपने देखा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे है परिवारवाद और जंगल राज। वो लगातार बिहार की जनता को जंगल राज की याद दिला रही है। नीतीश कुमार से पहले का जो समय था उससे डरा रही है और उसका प्रभाव जो है वो दिख भी रहा है। और दूसरा परिवारवाद, क्योंकि जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का भी स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि 2% वाला जो है वो दरी बिछाएगा, मतलब अब दरी नहीं बिछाएगा। तो एक तरीके से परिवारवाद से ना कांग्रेस पार्टी बच पाई और ना जो है वो आरजेडी बच पाई। क्यों नहीं बच पाई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई विपक्षी दल जो है वो हमलावर हो वो समझ में आता है, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेता अगर इसके ऊपर सवाल खड़े करें तो आप देखिए पहले G23 और अब जो है राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नेता जो है वो अपने धीरे धीरे जो है वो जबान खोलना शुरू हो रहे हैं। और पूरे तरीके से पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर के बाद में अब टूटने वाली है। कुछ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले हैं। अब जब हम शशि थरूर के ऊपर नजर डालते हैं तो शशि थरूर ने क्या कहा, वो मुझे लगता है कि समझना चाहिए परिवारवाद के ऊपर। शशि थरूर ने जो टिप्पणी की कि नेहरू गांधी परिवार भारत का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार है और इस परिवार की विरासत आजादी के आंदोलन से भी जुड़ी हुई है, जो कि हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है और सबको इस बात का पता है। लेकिन जब हम इसकी सोच की बात करते हैं, इस परिवार की सोच, तो इनको लगता है, ये शशि थरूर का बयान है, कि राजनीति कुछ परिवारों का जन्म सिद्ध अधिकार है और इसकी बड़ी वजह से, या हम कहें कि इस वंशवादी राजनीति से लोकतंत्र के लिए यह राजनीति बहुत बड़ा खतरा है। क्यों है? क्योंकि वंशवादी राजनीति की वजह से सत्ता में अगर आप देखोगे तो काबिलियत, समर्पण, या फिर हम बात करें कि जमीनी जुड़ाव, इससे दूर सिर्फ और सिर्फ जो है वो खानदान का दावा और खानदान के आसपास ही जो है वो राजनीति घूमती है। और फिर इसका प्रभाव दिखता है प्रशासनिक फैसलों के ऊपर, जहां पर कमजोरी दिखाई देती है। और यही एक वजह है, जब आपने देखा होगा लोकसभा में एक स्पीच दिया था अखिलेश यादव ने कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत बड़ी पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टी है कि वो अब तक ये तय कर नहीं कर पाई कि उसका अध्यक्ष क्या होगा। तो अमित शाह ने खड़े होकर उस वक्त जो है वो जवाब दिया था हंसते हुए कि आपके पार्टी के जो अध्यक्ष है उनको 5 ही लोग तय करते हैं जो आप ही के परिवार के होते हैं, और आप जो है वो समाजवादी पार्टी के 25 साल तक अध्यक्ष रहेंगे, ये मैं लिख कर देता हूं, जाओ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के कब्जे में रहेगी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, क्योंकि तेजस्वी यादव इससे बच नहीं सकते, कि लालू प्रसाद यादव जब 1997 में उनकी जेल जाने की बारी आई थी तो उन्होंने कमान जो है वो बिहार की वो किसी सक्षम नेता को, जो जिसकी क्लीन छवि हो, उसको देने के बजाय राबड़ी देवी को दिया ताकि उनको भविष्य में चुनौती ना मिले।
और उसी परंपरा में जो है वो आरजेडी अभी लालू यादव के परिवार के आसपास घूमती हुई नजर आती है। तो ना अखिलेश यादव, क्योंकि आप इतिहास उठाकर देखिए, बादल परिवार पंजाब में आप देखिए, एनसीपी महाराष्ट्र में देखिए, बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना जो परिवारवाद से जुड़ी हुई है उसका क्या असर हुआ, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जब जीवित थे तब जो है वो सत्ता में आ गई, अब आप देख लीजिए उसका असर। इसके अलावा आप देखिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तो एक के बाद एक बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं परिवारवाद की जिसको भारतीय राजनीति में अब मतदाता जो है वो अस्वीकार कर रहा है, नकार रहा है। और बिहार में जो है वो कांग्रेस पार्टी इसी के आसपास घूमती हुई नजर आ रही है और बार बार जो है वो बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे आप योगी आदित्यनाथ का स्पीच उठाकर देखिए, वो इसी मुद्दे को बार बार उठाकर जो घाव है उनको हरे करने का काम कर रहे हैं, या हम कहें कि गहरे करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल यह उठता है कि इस स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो कितनी सीटें मिलेगी। तो इसमें मेरा आकलन यह कहता है कि दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, मतलब कांग्रेस पार्टी 10 से कम सीटों पर जो है वो जीत हासिल कर सकती है, जिसकी उम्मीद नहीं है कि हम कितनी बताएं, ये कहने की जो है वो इसी स्थिति में अभी है नहीं, क्योंकि मतदान अभी हुआ नहीं है। लेकिन यह तय है कि 10 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी इस बार नहीं जीतने वाली है। और अगर 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती है तो महागठबंधन में क्या झगड़ा होगा, क्या जुत्तों पेजार होगी, वो अलग विषय है। लेकिन आरजेडी के लिए भी एक जो है वो बड़ा डेंट होगा, जिसे उभर पाना तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।